welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is the lecture of income tax and today we will start our next head, that is capital gains. So what is capital gain? ये आज हम पढ़ेंगे. हमारे income tax में total 5 heads हैं, that is salaries, income from house property, income from capital gains, income from business and profession and income from other sources. जिसमें से हमने income from business and profession and income from house property complete already कर लिया है. इसके अलावा अदर हमने थ्योरी पार्ट भी काफी कंप्लीट कर लिया है. आज हम नेक्स्ट हेड स्टार्ट करेंगे जो कि इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है, दैट इज कैपिटल गेन्स. तो आज मैं इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट कराऊंगी, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पर मूव करेंगे. सो व्हाट इज कैपिटल गेन्स? कैपिटल गेन इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम. ये इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है जो कि सेक्शन 45 टू 55A के अंदर आता है ऑफ द एक्ट इनकम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. According to section 45, any profit or gain arising from transfer of capital assets effected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains. सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉफिट या गेन अगर अराइज होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के ट्रांसफर की वजह से कोई प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो वो पूरा का पूरा चार्जेबल है अंडर द हेड कैपिटल गेन. Then and shall be deemed to be the income of previous year in which transfer took place. और ये कंडीशन है कि वो ट्रांसफर जो है प्रीवियस ईयर में हुआ होना चाहिए, तभी उसकी ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन में रिकॉर्ड होगी. कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर चार्जेबल टैक्स इन प्रीवियस ईयर इन व्हिच द इफेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ टाइटल इज conveyed and registered. But agreement to sell is made and possession of immovable property is transferred as per section 53A of Transfer of Property Act. Thus, from plain reading of section 45, capital gains may be defined as profit or gains arising from the transfer of capital asset. तो लास्ट में कंक्लूड यही करेंगे कि कैपिटल गेन क्या है? जो भी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा कैपिटल गेन में. तो कैपिटल गेन इज डिफाइंड एज प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. प्रॉफिट या गेन हो रहा हो बट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स. ये हमारे है. इसके अंदर हम कुछ और डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटल एसेट क्या होता है. थ्योरी पार्ट में ये मोस्टली आ जाता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है, अदर सेक्शंस में भी आ सकता है. जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जो एसेसी की है, चाहे वो कनेक्टेड है बिजनेस से या नहीं है बिजनेस से कनेक्टेड, उसे भी हम कैपिटल and security held by foreign institutional investors. कोई सिक्योरिटी जो कि किनके थ्रू है? held by FIIs. FIIs is foreign institutional investors which have invested in such securities in accordance with the regulations made under Securities and Exchange Board of India Act 1992. तो अगर किसी तरीके की सिक्योरिटीज है and that is held by foreign institutional investors जो कि इन्वेस्ट की गई है इस तरीके की सिक्योरिटीज में जो सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ SEBI एक्ट 1992 है. SEBI मींस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ये सारी चीजें कैपिटल एसेट में आएंगी. क्या चीजें कैपिटल एसेट में नहीं आएंगी? डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. कुछ चीजें हैं जो कैपिटल एसेट में नहीं आएंगी, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड है वो नहीं आएगा. पर्सनल इफेक्ट्स है जैसे वेयरिंग अपैरल्स, मींस योर क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सारे पर्सनल इफेक्ट्स हैं, ये चीजें यहाँ नहीं आएंगी. इसके अलावा आपका पर्सनल इफेक्ट्स में आपका ज्वेलरी है, ज्वेलरी आर इंक्लूडेड द फॉलोइंग. ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, सिल्वर के, ये सारी चीजें नहीं आएंगी. प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा कैपिटल एसेट में. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप थ्योरी में मेंशन है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट इंक्लूड्स दीस पॉइंट्स दैट कोई भी प्रॉपर्टी एसेसी की जो है वो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, वो कैपिटल एसेट है. या फिर FIIs ने इन्वेस्ट किया हो, हेल्ड बाय FIIs कोई सिक्योरिटीज है और इन्वेस्ट किया हो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ SEBI एक्ट 1992. क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा कैपिटल एसेट में,
पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आएंगे, जैसे आपके अपीयरेंस हो गए, फर्नीचर हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी। Then we will move to, यहाँ पे पूरी explanation दे रखी है। Then capital asset as per different legal decisions also include the following. Capital asset में और क्या क्या चीजें legally included है? क्या? जैसे goodwill is a capital asset, तो goodwill को भी capital asset बोला जाता है। Right to purchase shares भी capital asset का part है। Share of partner in the firm, leasing rights in mines, a license granted to a company, route permits applying with buses is issued by authorities under the Motor Vehicle Act, then loose diamonds held by MSSE, capital purchased and held by MSSE for agriculture purpose. So these all will be included in capital asset. तो कुछ चीजें capital asset में included नहीं है, कुछ extra चीजें हैं जो included है, वो सारी चीजें mentioned है notes में और वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम next topic पे move on करेंगे, that is types of capital assets and capital gains. कैपिटल गेन कितने टाइप्स का है तो ये हम आप पढ़ेंगे। तो कैपिटल गेन और कैपिटल एसेट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरीके का कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242A, short term capital asset means a capital asset held by assessee for not more than 24 months immediately preceding the date of its transfer. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब वो है कि वो कैपिटल एसेट जो एसएससी का है और वो 24 मंथ से ज्यादा के टाइम के लिए ना हो, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म इज 24 मंथ्स ओनली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। जिस दिन से वो डेट ट्रांसफर हुआ है उस दिन से लेके 24 मंथ्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, short term capital asset but the following assets have more than 12 months are treated। और कुछ और assets हैं इसके अलावा जिनको अगर 12 मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। कौन-कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन कंपनी, एंड सिक्योरिटी लाइक डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूटीआई, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनके लिए जो लिमिट है वो 12 मंथ्स की लिमिट है। अदर कैपिटल एसेट्स के लिए 24 मंथ्स की लिमिट है। So this is short term capital gain और capital asset। Next, equity oriented fund में क्या क्या आएगा? Thus the period specified for transfer of different securities। Short term के अंदर different securities के transfer का time period defined है, जैसे shares in company, equity हो या preference 12 months, equity या preference अगर unlisted है तो 24 months, equity या in movable property है जैसे land या building तो 24 months, securities में जैसे debentures, bonds, government securities, derivatives listed है तो 12 months। अगर units of UTI unit trust of India unlisted या listed दोनों हैं तो 12 months। then units of equity oriented mutual funds 12 months, units of debt oriented mutual funds 36 months, zero coupon bonds 12 months। तो ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए हैं और उनका शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कितना रहेगा वो भी डिफाइंड है। तो पहला था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम नेक्स्ट पर आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा? जिसके अंदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल नेचर के नहीं होंगे वो सारे लॉन्ग टर्म गेन्स में आएंगे। Thus asset acquired before more than 36 months immediately preceding the date of transfer। तो 36 months के लिए अगर हम एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं immediately preceding the date of transfer की डेट से तो वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे। तो कैपिटल अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मोर देन 24 मंथ्स इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 36 मंथ्स का टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 24 मंथ्स से 12 मंथ्स में मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का क्या मतलब है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में डिफाइन किया है। कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल, एक्विजिशन, लिक्विडेशन, relinquishment of assets, then extinguishment of any right, compulsory acquisition, conversion of or treatment of the assets into stock in trade, the maturity or redemption of zero coupon bond। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ट्रांसफर का मीनिंग डिफाइन करते हैं। Then what is zero coupon bond? Zero coupon bond आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 में डिफाइन किया गया है। It means a bond। ये एक बॉन्ड है issued by any infrastructure
capital company, infrastructure capital fund और public sector company on or after 1st June 2005। तो ये इस तरीके का बॉन्ड है जो कि इशू किया हो सकता है बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी, बट ऑन or after 1st June 2005, in respect of which no payment or benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company। अब बेसिकली इसकी पेमेंट मैच्योरिटी या रिडम्पशन पर ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। Which the central government may be notification in the official gazette और central government भी अपने official gazette में इसके बारे में specify करते हैं। So this is the on bond। Then we will move to what is cost of improvement, what is fair market value। ये सारी चीजें हमें जब मैं आपको फॉर्मेट्स भी दिखाऊंगी बनाऊंगी तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमारा थ्योरी में भी आ सकता है, हमारे तो आने ही आना है, हमारे के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें पता ही होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 के हिसाब से बता रखा है। Cost of improvement in relation to goodwill of business or right of manufacture, produce or process any article or thing or right carried over by business possession shall be nil. In relation to any capital asset which become property of previous owner or the assessee before 1st April 2001, the cost of improvement would be the sum of expenditure of capital nature। तो ये सारी चीजें हमारे रूल्स में हैं, हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में पढ़ेंगे, हम रूल्स पढ़ेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा रूल कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ये सारी चीजें जो है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी के लिए भी आपको स्ट्रांग होकर जाना है, इसको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जानी है। तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिंकअप करनी चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसको हम एफएमवी बोलते हैं शॉर्ट में, एफएमवी। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दे रखी है वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से। फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में हम एफएमवी एक ऑफ कैपिटल एसेट मानते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू की। इसके अलावा व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कुछ रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। मोस्टली जब हम लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एसेट एक्वायर या परचेज डायरेक्टली बाय असेसी हिमसेल्फ, अगर असेसी ने खुद से परचेज किया है। आप यहाँ पे कंडीशंस हमें क्या याद रखनी है कि इन केस वेयर द एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1st April, अगर एसेट को हमने 1st April 2001 से पहले परचेज कर लिया है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ये फॉर्मूला लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन April 1, 2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज मोर। तो एफएमवी ज्यादा है या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर हर साल चेंज हो जाता है। मैंने पूरा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको लास्ट वाला देखना है 2018-19 का जो कि 280 है। तो हर जगह जहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे फॉर्मूले में लिखा है वहाँ पे हमें 280 ही पुट अप करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, लास्ट वन 280। तो इस साल का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा वो 280 रहेगा, हर साल चेंज हो जाता है। तो इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 280। तो जो भी हमारे ये फॉर्मूले हैं तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे हर जगह हम 280 लिखेंगे क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, इससे पहले का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा। देन इन केस वेयर एसेट इज एक्वायर्ड, पहला कंडीशन तो ये रहेगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कि अगर एसेट्स को हमने 1st April 2001 से पहले एक्वायर या परचेज कर लिया है तो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखेंगे। बट अगर हमने एसेट्स को आफ्टर 1st April 2001 एक्वायर किया है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, 280 ही रहेगा। बट जो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा किस ईयर ट्रांसफर हुआ है और उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, क्वेश्चन में गिवन होता है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये दो ही कंडीशन ज्यादातर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के क्वेश्चंस में, लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद करने हैं, एक्वायर्ड बिफोर 1st April 2001 and acquired after 1st
फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। किस ईयर का इम्प्रूवमेंट है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर जो कि 280 है। देन सेकंड कंडीशन, अगर हमने कोई इम्प्रूवमेंट या एसेट एक्वायर किए 1 अप्रैल 2001 के बाद तो उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर दैट इज 280. Year of improvement means the year in which improvement in the asset took place. बहुत जगह फॉर्मूले में year of improvement लिखा है, index cost of improvement का लेंगे तो year of improvement का मतलब होता है means the year in which improvements in the assets took place. किस साल में किस year में improvements हुई हैं assets में, और year of transfer means the year in which the asset is transferred. Year of transfer का लिखा है उसका मतलब है वो वाला year जिसमें asset transfer किया गया है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। नोट में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज इग्नोर्ड। अगर कोई ऐसी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रखी है जो 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो वो हमें कहीं भी नहीं देनी, उसे इग्नोर करना है। सपोज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रखी है 1961 वो तो 2001 से पहले की है, 1 अप्रैल 2001 से पहले की जितनी भी इम्प्रूवमेंट होंगी उन्हें हमें इग्नोर करना है। वो क्वेश्चन में भी होगी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें उन्हें नहीं देना, तो उन्हें हमें इग्नोर करना है। इस नोट को आप जरूर ध्यान दें जो इसमें नोट मेंशन है। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारी 280 है, ये हमें नहीं भूलना है। तो इसके साथ ये लेक्चर में तो हमारा इतना ही है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट्स बताऊंगी, जिसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या फॉर्मेट रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा, और डिडक्शंस या एग्जम्पशंस जो हमने देखी है वो कौन सी रहेगी, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मेट्स पढ़ेंगे।